For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हमने जो किया था, कितना कंप्लीट किया था हमने? रेशियो कर रहे थे, रेशियो ही कर रहे थे ना। अभी तो एक क्लास में थोड़ी बोल रहे हैं। तो रेशियो हमने पढ़ा था। रेशियो होता क्या है? सबसे पहले तो कंपैरिजन बिटवीन सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, सेम यूनिट में होनी चाहिए, तो उनका हम क्या निकाल सकते हैं? रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो को लिखते कैसे थे? A:B। ए को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट, बी को कॉन्सिक्वेंट। यही था। सो आपका ए हो जाता है एंटीसीडेंट फर्स्ट टर्म या न्यूमरेटर, बी क्या हो जाता है? कॉन्सिक्वेंट डिनोमिनेटर सेकंड टर्म या डिनोमिनेटर। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे इसमें। जैसे पहला पॉइंट, कोई ऐसा तो नहीं जिसकी आज मैथ्स की पहली क्लास है? अच्छा, इतने बच्चे सब देखे हुए लग रहे हो, ऐसा क्यों? हाँ, मजाक कर रहा हूं, सीरियस नहीं, सब देखा होगा। वो लोग कहते हैं ना एक जैसे 7 इंसान होते हैं। चलो, तो ये बेटा प्रीवियस क्लास में हो चुका है, ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाए, वैसे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और इतना मेरे हिसाब से आता होगा, अगर कहीं लगता है कि सर समझ नहीं आया तो पूछ लेना है। तो मैंने क्या बताया था? रेशियो, रेफरेंस हो गया, रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट है सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी हो, और जिस किसमें हो? सेम यूनिट में भी हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 5 kg एंड 300 ग्राम्स। अब केजी और ग्राम्स दोनों ही किसकी यूनिट होती है? मास की। वेट भी कह सकते हो, टेक्निकली अलग होते हैं, तो इसलिए मैं दोनों चीज बोल रहा हूं। सेम काइंड तो हो गई, बट यूनिट क्या सेम है? ये केजी है, दूसरा क्या है? ग्राम है। तो हमने केजी को भी क्या बना लिया? जनरली क्या करते हैं, जो बड़ी यूनिट होती है उसको हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा डेसिमल नहीं आएगा। कोई बच्चा कहता है सर मैं इसको केजी बना दूं, तो डेसिमल में आएगा, और फिर डेसिमल को आप हटाओगे, एंड में तो वही जाना है। क्योंकि रेशियो को जो रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में करते हैं? इंटीजर फॉर्म में। कभी भी रेशियो एग्जाम में दे सकता है 2/3:5/6, बट हमें जो रेशियो चाहिए कहता है कैसा चाहिए होता है? 2:3 या 5:7। हमें सीधा सीधा रेशियो चाहिए होता है। समझ आ गई बात? चलिए, दूसरा मैंने बताया था कि रेशियो को जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? A:B, लाइक दिस। तो ए को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और बी को क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो मैंने लॉजिक बताया था, AC अकाउंट पढ़ते हैं हम, ए पहले आता है तो ए से क्या बना? एंटीसीडेंट, सी से क्या बन गया? कॉन्सिक्वेंट। और रेशियो को हम A/B की फॉर्म में भी लिख देते हैं, इसलिए इसको न्यूमरेटर और इसको क्या कह देते हैं? डिनोमिनेटर। ये पहले आता है इसलिए इसको फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, बाद में आता है इसलिए इसको सेकंड टर्म भी बोल देते हैं। तो रेशियो के बारे में ये बेसिक था। डन। अब कुछ नोट्स में बातें मैंने बताई थी। सबसे पहले बताया था रेशियो इज ऑलवेज यूनिट फ्री। रेशियो की यूनिट नहीं होती है। जैसे हमने यहां पर ग्राम से ग्राम कटेगा ना, तो एंड में क्या हुआ था? यहां पर यूनिट लिखी हमने नहीं, तो रेशियो से कभी आप क्वांटिटी नहीं बता पाओगे किस तरह की क्वांटिटी थी। अब ये 50:3 केजी भी हो सकता है, मीटर, लीटर, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए हमेशा यहां पर रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं आएगी। जो मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे आप पार्टनरशिप में करते होगे अकाउंट्स में, कि अगर कोई पार्टनर डॉलर में लेके आया, पाउंड में लेके आया, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करते थे? रुपीज में। यही करते थे ना। देन उसके बाद उसकी रेशियो निकालते थे। दूसरा पॉइंट क्या था? रेशियो शुड बी रिप्रेजेंटेड इन सिंपलेस्ट, लीस्ट या स्मॉल। जब तक कॉमन नंबर से कट होता रहेगा हम रेशियो को कट करते रहेंगे, और हम कहां आएंगे? बिल्कुल एकदम छोटी वाली फॉर्म पर। जैसे इसमें अगर हम देखें तो 5000 था और ये कितना था? 300। हम 2 जीरो, एक तो आप ये चाहते कि आप लिख देते 5000:300, बट अभी हम देख रहे हैं इसमें 2 जीरो कट हो रहे ना, तो उसके बाद क्या मिला हमें? 50:3। मान लो उसके बाद भी किसी कॉमन नंबर से कट होता तो कट करते, लेकिन ये कॉमन नंबर से कट नहीं हो रहा, तो इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया। तो इसी को कह देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, लीस्ट फॉर्म या स्मॉलेस्ट फॉर्म। और यहां पर मैंने एक बात और बोली थी, रेशियो एग्जामिनर ऐसा लिख के दे सकता है
कि दो पार्टनर की कैपिटल 5000 टू 300 के रेशियो में, लेकिन हम उसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉलेस्ट में। तब आप ये मत कहना नहीं क्वेश्चन रॉन्ग है, तब उसको क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं बोलेंगे, हम स्मॉलेस्ट में खुद कंप्लीट कर लेंगे ना, उसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर होता है दूसरा पॉइंट। तो पहला था हमारा क्या, यूनिट फ्री। दूसरा क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। तीसरा, ऑर्डर ऑफ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रेशियो इज इंपॉर्टेंट कि अगर हमने A to B लिखा है और उसको B to A लिख दें, वो दोनों बातें सेम नहीं है, ऑर्डर मैटर करता है। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो कैपिटल ABC 3 पार्टनर का कैपिटल निकालते किसी की भी इधर उधर लिख दें तो गलत हो जाएगा ना वो तो ये बात भी आपको पता है। चौथा पॉइंट क्या था, इन रेशियो A to B इफ A इज ग्रेटर देन B, मतलब एंटीसीडेंट A क्या है, एंटीसीडेंट B क्या है। अगर एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट है तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर इनइक्वालिटी। एंटीसीडेंट स्मॉलर है कॉन्सिक्वेंट से तो स्मॉलर इनइक्वालिटी, अगर वो दोनों इक्वल है तो इक्वालिटी। तो हम देखेंगे रेशियो के हिसाब से, ठीक है ना। सॉरी, इनइक्वालिटी के हिसाब से। रेशियो में एंटीसीडेंट का कंपैरिजन किससे करेंगे हम, कॉन्सिक्वेंट से। एंटीसीडेंट बड़ा है ग्रेटर, छोटा है तो इक्वल है तो इक्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट था, इफ बोथ द टर्म्स ऑफ रेशियो आर इंटीजर। अब इंटीजर मैंने बताया था कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, कंप्लीट नंबर है। अगर दोनों ही इंटीजर हैं तो इसको कहते हैं कमेंसुरेबल। कमेंसुरेबल का मतलब जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकते, नहीं समझ रहे हो, जिसकी, अब देखो दोनों नंबर इंटीजर हैं तो आप, तो दोनों इंटीजर नेगेटिव होंगे ना। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रही हो, बता देता हूं। हाँ फिर कट जाए, फिर पॉजिटिव आया ना। नहीं नहीं, आप ये भी कह सकती हो, क्या सर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, एग्जाम्पल। नहीं नहीं, पहले उसको जस्टिफाई करने दो ना। तुम तो कह रहे हो नहीं होता है, तुम्हारी बात तो मैंने मान ली, मैं भी तुम्हारी साइड हूं। वो कह रही है सर हो सकता है, एग्जाम्पल लाइक। नहीं नहीं, फ्रैक्शन से भी लेना देना नहीं है। सपोज करो हम प्रॉफिट को प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं या नहीं, या प्रॉफिट को लॉस से कंपेयर करोगे, नहीं कर सकते ना। हमने क्या, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए। अब अगर कोई डेबिट डेबिट है तो डेबिट को डेबिट से करोगे, क्रेडिट को, अब अगर डेबिट को क्रेडिट से करो तो टेक्निकली आप गलत कर रहे हो, क्योंकि सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, मैं चीजों बता दूं, दोनों रुपीज में है। आप रुपीज से नहीं, वो यूनिट है उसकी, वो क्या है उसकी यूनिट, बट उसकी क्वांटिटी, एक डेबिट में अमाउंट और दूसरा क्या है क्रेडिट। तो एक को पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, तो ये तो क्वांटिटी तो अलग हो गई ना। और जब दो क्वांटिटी अलग है तो उसको तो हम रेशियो निकाल ही नहीं सकते। एक बच्चे ने मुझे कहा था सर डेबिट क्रेडिट दोनों एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो रेशियो तो नेगेटिव हो सकता है। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, सबसे पहले बोला सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए, उसका फोकस किस पे चला गया, यूनिट पे। सर डेबिट भी रुपीज में होता है, क्रेडिट भी, पर वो तो यूनिट है ना। यूनिट से पहले तो हमें क्या देखना है, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी है या नहीं है। क्या ये बात समझ आती है। तो इसलिए रेशियो निगेटिव नहीं होता है। एक बच्चे ने गूगल करके भेज दिया मुझे, होता है ना। तो अब उसने थ्योरी कहां से बताई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। भाई सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हैं ना, हमें उसके हिसाब से सोचना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का लेक्चर देख के बता देना है। उस हिसाब से मैं जाऊंगा तो बहुत सारी चीज तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएंगी, और हम वो फॉलो करते हैं बेटा जो हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है। क्या ये बात समझ आ गई है। चलो, तो कभी भी रेशियो निगेटिव नहीं होता है, अरे गेटिंग और नॉट। चलो, और कमेंसुरेबल का मतलब होता है वो एग्जैक्टली मेजरेबल है। अगर इंटीजर है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है उनकी या नहीं, लेकिन अब अगर ये खुद ही हम इनको राउंड ऑफ करके लेते हैं भाई, अगर ये, अदरवाइज मैंने क्या बोला था, इनकमेंसुरेबल। √2 की वैल्यू हम 1 पॉइंट, जैसे √2 निकालने जाएं तो क्या करेंगे, 2 का रूट टाइप कर देंगे। अब ये क्या है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना, नहीं समझे मेरी बात। अब इसमें से हम सारे डिजिट लेने इसके बाद भी तो हो सकती है ना। ये कंप्यूटर हमारे कितने डिजिट का है, 12 डिजिट का, तो कितने डिजिट ले रहा है,
अगर हम 30 डिजिट का कैलकुलेटर लें तो कितनी डिजिट बताएगा? 30। इन दैट केस हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, और राउंड ऑफ कर रहे हैं तो एग्जैक्ट से कम कर रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात? इसलिए उसको कहते हैं हम इनकमेंसुरेबल। तो कमेंसुरेबल का मतलब होता है एग्जैक्टली मेजरेबल है, लेकिन इनकमेंसुरेबल एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होता। अरे क्लियर होता है? ये डिटेल इतना डीप में बताता नहीं हूं मैं जनरली, आप रिवीजन कर रहा हूं तो बता दे रहा हूं, वरना उसकी जरूरत होती नहीं है हमें। डन? तो दोनों पॉइंट समझ आ गए। अगर दोनों टर्म इंटीजर तो कमेंसुरेबल, अदरवाइज सीधी सी बात है, अब उसमें से कोई एक टर्म हो या दोनों टर्म। एक एग्जांपल हमने लिया था √16:√25। अब देखो √16 की वैल्यू कितनी हो सकती है और √25 की, तो ये क्या बन गया फिर से? कमेंसुरेबल। तो ऐसा नहीं रूट का साइन देख के छोड़ देना है, अगर उसका अंडर रूट एग्जैक्टली नहीं आएगा तो ही हम क्या कहेंगे उसको? इनकमेंसुरेबल। डायरेक्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या है? कमेंसुरेबल। अरे डन। नेक्स्ट फॉर्मूलाज हमने किए थे। सबसे पहला फॉर्मूला इनवर्स। इनवर्स में मिला था कि एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट बन जाता है और कॉन्सिक्वेंट क्या बन जाता है? रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। तो ये लैंग्वेज में भी समझे तो इनवर्स क्या कर रहा है? रेशियो के ऑर्डर को क्या कर दे रहा है? रिवर्स कर दे रहा है। यानी एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट में, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट में चेंज कर रहा है। जैसे 11:15 का इनवर्स पूछा था तो क्या हो गया था? 15:11। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है रेशियो का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। और मैंने तब बताया था कि रेशियो को खुद से मल्टीप्लाई कर दें तो उसे क्या देते हैं? डुप्लीकेट। और अगर मल्टीप्लाई हम दो बार और कर दें तो उसको क्या देते हैं? ट्रिप्लीकेट। एक बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? स्क्वायर, लेकिन दो बार मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो को तो क्यूब आ जाएगा। तो डुप्लीकेट मतलब रेशियो का स्क्वायर और ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। अरे समझ आ गया? सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट में हमने क्या किया? स्क्वायर। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो सब डुप्लीकेट में हम क्या कर देंगे? अंडर रूट लेंगे। सिमिलरली सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे? क्यूब रूट लेंगे, क्योंकि ट्रिप्लीकेट में हमने क्या किया है? क्यूब। तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे? क्यूब रूट। बस समझ आ गई? चलो नेक्स्ट क्या बताया था मैंने? इसी के लिए दो कमांड बतानी है आज आपको। कंपाउंड, कंपाउंडेड और कंबाइंड रेशियो। किस किस का? एज टू बी, सीज टू डी एंड ईज टू एफ। जितने भी रेशियो दिए, मैंने तीन ही लिए सर, 4, 5, 6 जितने भी रेशियो, और उसका हमसे कंबाइन या कंपाउंडेड पूछ लिया तो हम सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी को क्या कर देंगे? या उसका दूसरा मतलब बताया था प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट। अगर थ्योरी में पूछ ले कि कंपाउंड रेशियो इज, तो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट, या क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज। इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज। तो समझ जरूर आना चाहिए, रटना नहीं है, ये बात समझ आनी चाहिए। डन? एक फॉर्मूला और बताया होगा, ये इतने बताए थे, आई थिंक इतने बताए होंगे, ठीक है? उसके बाद छोड़ दिया था। चलो आते हैं अब आगे। 6 पॉइंट हो गया, आई थिंक 6 पॉइंट हुए ना? अरे ये तो नोट नहीं कर रहे? 6 हो गए ना? 7 पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 7 आते हैं कॉन्टिन्यूस रेशियो पर। कंटिन्यूस रेशियो, तो देखो कॉन्टिन्यूस रेशियो का मतलब सिंपल होता है कि हम रेशियो को दो टर्म से ज्यादा अगर लिख दें तो उसको क्या कह देते हैं हम? कॉन्टिन्यूस। जैसा पार्टनरशिप पे निकाल देते, वहां 3 पार्टनर या 4 पार्टनर जनरली होते थे, उनका रेशियो आप निकाल लेते, उसी को कह देते हैं हम कॉन्टिन्यूस रेशियो। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है। अब इसमें जो पूछेगा वो मैं बताता हूं, ठीक है? दो तरह के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, इफ A is to B is 2:3, B is to C is 4:5, क्या देगा? देन फाइंड A is to B is to C।
क्या इतनी बात समझ आ गई? हमें क्या दिया था? A is to B और B is to C, बट पूछा क्या है हमसे? A is to B is to C। क्वेश्चन तो क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, A की वैल्यू कितनी है यहां पर? 2 और B की 3, तो मैं यही सॉल्व करूं। A के नीचे क्या लिख दोगे? 2 और B के नीचे, यहां तक भी क्लियर है? अब B is to C में B की वैल्यू कितनी है, तो B के नीचे लिखोगे और C की वैल्यू कितनी है? 5। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? आसान है। अब सिंपल देखो, जो ह्यूमन नेचर है ना वही मैथ्स में काम करती है। मैं कई बार ह्यूमन नेचर समझाऊंगा। अगर ये 3 की साइड में कोई प्लॉट खाली पड़ा है तो बताओ कौन कब्जा करेगा उस पर? 3 ही करेगा ना। पता है कोई पूछने वाला नहीं है और बहुत दिन से खाली पड़ा है, तो कहेगा 3 मैं ही क्यों ना अपने नाम का बोर्ड लगा दूं इधर, ये प्लॉट किसका हो जाएगा? मेरा। मैथ्स भी वही कहता है, जिसकी साइड में जो जगह खाली है वही नंबर कॉपी कर देंगे आप। नहीं समझ आई बात? 4 की साइड में, इस 4 की साइड में जगह खाली पड़ी है, वहां पर कौन कब्जा करने वाला है? 4। तो यहां पर भी क्या लिख देंगे? 4। क्या इतनी बात समझ आ गई? लाइन खींचो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8 is to 3 4 जा 12 is to 5 3 5 जा, आपका आंसर हो गया। इस करना पड़ सकता है, अगर सेम नंबर से कटते तो मैं करता, पर वो तो ऑप्शन, सबसे अच्छी बात तो यही है हमें ऑप्शन में वो दिख जाता है आंसर। भाई हमने जो निकाला वो मिल नहीं रहा है, इसका मतलब वो कुछ सी नंबर से कट हो रहा होगा। ये मैं भी सॉल्यूशन बता रहा हूं, मैं तो चेक करना भी बताऊंगा ना। ये तो लिखना पड़ेगा ना, और मैंने क्या कहते हैं, जहां तक मैं लिखने से बचा सकता हूं आपको बचाऊंगा। ठीक है? अरे समझ आया कॉन्सेप्ट या नहीं? अब मैं आपकी बुक में क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर आपको बात समझ आएगी, तब मैं शॉर्टकट भी बता पाऊंगा कि हम एक्चुअली करते क्या है। ये तो मेथड हो गया सॉल्व करने का। उसको आप ही की बुक में पेज है 1.13 पर मिला। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, 1.13 पेज पर क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है। A is to B कितना है? ये विजिबल है या नहीं? विजिबल है ना? देखो इसमें A is to B कितना दिया? 3 is to 2 और B is to C कितना दिया? 3 is to, पूछा क्या हमसे? A is to B is to C। तो करते क्या हम? ABC लिखो भाई, आप पूरा क्वेश्चन मत लिखो, सिंपल क्या लिख लोगे? A B C। A के नीचे कितना? 3 और B के नीचे 2, अगेन B के नीचे कितना? 3 और C के नीचे 5। तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में? A is to B is to C क्या लिखा था? 3 2 फिर कितना? 3 5। क्या किया? यहां पर 2 लिख दिया और यहां पर भी क्या लिख दिया? 3 3 3 जा 3 2 जा 2 5 जा। किसी कॉमन नंबर से कट हो रहे या नहीं? नहीं हो रहा, वो दिख भी रहा है। अब हमारे ऑप्शन में भी 9 is to 6 is to, तो क्यों कॉमन नंबर से कट करेंगे? नहीं समझ आई बात? अब देखो ये तो सॉल्व करने का तरीका हुआ ना। अब एग्जाम में हम ऐसे भी नहीं करते हैं, इसको करेंगे क्या? A और B का रेशियो कितना है? 3:2। ये A की वैल्यू होगी और ये B की होगी। अब सिर्फ इन दो नंबर को देखो, क्या इससे 3:2 मिलेगा? ये भूल जाओ, ये नहीं है। नहीं समझे? 9 और 6 से क्या 3:2 मिलेगा? भाई 3 3 जा 9 3 2 जा मिल गया। अब ये मैच कराना था, पहले वाले 9 को भूलाओ। 6 10 से क्या 3:5 मिलेगा? 2 3 जा 2 5 जा। एग्जाम में तो हमें ये करना है। सर फिर ये मेथड क्यों सिखा रहे हो? मेथड इसलिए सिखा रहा हूं कि गलती से क्वेश्चन जैसे आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है, उसने कह दिया ए बी की कैपिटल का रेशियो ये था, बीसी की कैपिटल का रेशियो ये है, प्रॉफिट है 1.5 करोड़, बताओ जी सी का प्रॉफिट कितना होगा? अब क्या वेरीफाई कर पाओगे? अब क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली आपको वो रेशियो निकालना पड़ेगा या नहीं? तो जब क्वेश्चन अलजेब्रिक पूछेगा तो वेरीफाई कर लो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया उसने तो तब आपको सॉल्व करना
पड़ेगा और ये हमें समझ में आना चाहिए। अरे गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये वाला 15 2:3 है और ये 4:3 है। नहीं, आंसर क्या है? 8:12:9, यानी इनमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा है। जैसे आप पहला ऑप्शन देखते तो आपका एकदम दिमाग जगह कहीं ऐसा तो नहीं मेरा छोटा हो रहा है, लेकिन हमने 8:12:9 देखे, ये इवन है और ये क्या है? ऑड। तो इवन ऑड नंबर है तो जनरली वो कटने वाले होते नहीं, कल बड़े नंबर से कट जाए अलग बात है, तो नहीं कट रहे तो मतलब आंसर क्या हो गया आपका? नन ऑफ दिस। क्लियर हुआ? चलो, लेकिन अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला एग्जांपल में खत्म आ गया, ये पहले टाइप का था। इसमें दूसरे एग्जांपल पर आऊं मैं। अब इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है। वो क्या कर दे रहा है देखो, इफ A is to B 2:5, B is to C 1:3 and C is to D is equals to 3:4। अब उसने 2 की बजाय कितने दे दिए? 3 रेशियो। रेशियो तो 3 है ना, वेरिएबल 4 हो जाएंगे, अलग बात है। तब आपसे क्या करेगा, वो क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड A is to B is to C is to D। पहला क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि आपसे कह देगा B is to D निकालो, सीधा। अब देखो B यहां और D कहां है? अलग हो गया ना। और तीसरा, ये तीनों ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो लिख रहा हूं मैं। आपसे पूछ लेगा A is to D, A is to D। क्वेश्चन नोट कर लिया? समझो। अब यह 4 है तो कोई बात नहीं, हम 4 लिख लेंगे, A is to B is to C is to। तो ये हम लिख रहे हैं समझने के लिए। एग्जाम में क्या इसको लिखेंगे? ऑर्डर तो पता है ना, ABCD होता है। तो हम क्या करते, A की वैल्यू 2 5, फिर क्या लिखेंगे 1 3, फिर क्या लिखेंगे 3 4। अब इस 5 की साइड में कितने प्लॉट खाली पड़े? दोनों पे कब्जा करेगा ये। ऐसा मत सोचना सर आपने तो एक पे कहा, जितने जिसकी साइड में सबका अपने ही नाम का बोर्ड लगा, तो यहां भी 5 और यहां भी। अब इस 3 की साइड में एक ही जगह खाली, तो इधर कितना आएगा 3। इस 1 की जगह में ये खाली है तो यहां कितना आएगा 1। इस 3 की साइड में कितने खाली थे? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इनटू कर दो। 6:15 15:2 45:60। लेकिन अगर हम यहां देखें, सारे नंबर किससे कट हो रहे हैं? 3 से हो रहे हैं या नहीं? तो 3 2 जा, 3 5 जा, 3 15 जा और 3 20 जा। तो पहले वाले का आंसर तो आपको डायरेक्ट मिल गया, कोई कंफ्यूजन? लेकिन अगर पहला वाला क्वेश्चन आता, मान लो ये आता, तो हम सॉल्व करते हैं, वेरीफाई कर लेते। पहले हम देखते पहले 2 नंबर का रेशियो 2:5 मैच, इन 2 का रेशियो देखें। 5:15 का मतलब क्या होता है? अरे हो रहा है कि नहीं? कुछ बच्चों की आवाज नहीं आ रही मुझे। 5:15 का मतलब 1:3 होता है ना, और लास्ट वाले 15:20 का रेशियो देखे तो 3:2। तो ये तो हम सॉल्व नहीं करते, सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी हमें इस केस में। अगर वो B/D पूछ ले तब आपको ये निकालना ही पड़ेगा। अब फिर यहां से B की वैल्यू कितनी है और D की वैल्यू, तो एक्चुअली रेशियो कितना हो गया 1:2। आप ये बात ऑप्शन से वेरीफाई नहीं कर पाओगे। नहीं समझ आ रही है बात? ऑप्शन से ये बात वेरीफाई नहीं हो सकती। और मान लो A/D पूछ ले,
अब आप कहोगे पहले की वैल्यू कितनी है सर 2 और इसकी 20, तो ये आंसर हो गया 1:2। लेकिन इस बात को सॉल्व करने का एक तरीका और भी होता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसको भी हम बिना ये निकाले सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं इन सारे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं सुना मैंने क्या कहा? अगर मैं इन सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या बचेगा? भाई मैं a बाई बी इंटू बी बाई इंटू सी बाय, एक्चुअली इससे कटता, इससे बचेगा क्या सिर्फ, और जब बचेगा ए और डी तो इन तीनों रेशियो का प्रोडक्ट मुझे क्या देगा? a:2। मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर मैं देखो इन तीन क्वेश्चन तीनों पूछेंगे, पहला पूछेगा तो भी मैं क्या करूंगा? वेरीफाई। दूसरा पूछेगा तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, बट तीसरा अगर मैं करूं तो ये मैं निकाल के भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा। और अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं तो मैं किससे कर सकता हूं? कैलकुलेटर से। प्रीवियस क्लास में बताया था कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना, अरे बोलो हाँ है ना। तो मैं अगर देखूं तो मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट कौन से में अप्लाई करना पड़ेगा? जब वो दो कोई अलग वैल्यू अलग से पूछ लेगा, उस केस में मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा। नहीं समझ आई बात? बेटा हमें जो पढ़ना ना यही समझ के पढ़ना, ऐसा नहीं हमें मेथड आ गया सब जगह मेथड लगाना है या सब जगह कैलकुलेटर ही लगाना है। हमें ये देखना हम किससे आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, बस। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेस्ट में अभी यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, तीनों में से क्या पूछेगा पता नहीं, पर पूछेगा इसमें से जनरली। 4 रेशियो दे रहा है सर, 4 की जगह 5 दे दे तो कोई फर्क पड़ता है हमें? नहीं, ऐसे लिख लेंगे, या अगर ऐसा पूछा तो वेरीफाई ही करेंगे हम। रिगेटिव नोट, मान लो कुछ ऐसा पूछ लिया तो कोई बात नहीं, 5 नंबर लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाता है। आ गया समझ में? ये आधा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है अभी। कॉन्टिन्यूस रेशियो बड़ा है, और ये बेटा मैं फिर से बता दूं, सबसे ज्यादा तंग में तुम्हें इसी कॉन्सेप्ट पे करने वाला हूं। ये बाकी चैप्टर में भी यूज होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रेशियो जैसे ही 2 से ज्यादा चीजें होंगी, कॉन्टिन्यूस रेशियो उधर बनेगा या नहीं बनेगा? तो स्टैटिस्टिक्स में बनता है, प्रोबेबिलिटी में भी बनता है, और सीक्वेंस सीरीज में भी बनता है। तो ये 4-5 चैप्टर में फ्यूचर में आएगा। तो जब मैं पूछूंगा तो प्लीज थोड़ा सा याद तो आना चाहिए, हाँ सर कुछ तो पढ़ाया था, मतलब पूरा नहीं भी याद है तो थोड़ा जरूर याद आना चाहिए। डन? आते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पर। ये नोट कर लिया था बेटा? नहीं नोट हो गया सबका? चलो एज टू, वो इंटेंशन उसको पता होती है, मैंने वही तो कहा पहला और लास्ट दिया है, ये फर्स्ट था और ये क्या दिया है? जितने भी दिए वो, अगर सीज टू डीज टू ई देगा तो ऑब्वियसली एज टू ई पूछेगा, तो सब पांचों को क्या कर देंगे सिर्फ हम? मल्टीप्लाई। ठीक है ना? अगर कंफ्यूजन है तो लिख लो, ये क्या है आपका? फर्स्ट है, और ये क्या है आपका? लास्ट है। जो मैं नोट्स बनाने वाली बात कहता हूं ना, जैसे आपने पूछा, तो ये नोट भी कर लो जिसको समझ आ गई। मैं तो लॉजिक पूरा समझा रहा हूं, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो सारी टर्म कट रही है, बचेंगी कौन सी टर्म? फर्स्ट वाली, और इसलिए सारे रेशियो का प्रोडक्ट हमें क्या देगा? फर्स्ट और लास्ट का ही रेशियो देगा। लेकिन अगर वो फर्स्ट और लास्ट नहीं है तब क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? फिर हमें कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा, और एक यही है जिसमें हमें कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। बाकी तो हम बच गए ना वेरीफाई करने से किसी ना किसी तरीके से। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ये दिया होता है, ये आप ही की बुक का क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। ये दूसरा टाइप है इसके अंदर। इफ a इक्वल्स टू b बाई 2 इक्वल्स टू c बाय 5, ये दिया। इफ a इक्वल्स टू b बाई 2 इक्वल्स टू c बाय 5, देन हमसे क्या पूछा है? a इज टू b इज टू, अब बताओ ये कॉन्टिन्यूस रेशियो है या नहीं? जो पूछा है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस रेशियो है। हाँ जी, हाँ, एल्शियम लेना मना थोड़ी है।
लेकिन एलसीएम लेना क्यों है? तुमने लेना शुरू कर दिया। मैं जनरली ना 2011 में जब मेरी शादी हुई उसके बाद जनरली मैं बातों को डिनाई नहीं करता हूं, यस ज्यादा बोल देता हूं मैं। वो बाद में पूछता हूं ऐसा करना क्यों है, वो आदत होगी घर से, ठीक है। पर मैं वही पूछ रहा हूं लेना क्यों है एलसीएम, सॉल्व करने के लिए ना। अब समझो यहां, अभी मैंने प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा है, आज मैं पढ़ाऊंगा। इसे कहते हैं प्रोपोर्शन फॉर्म। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं हम यहां पर। क्या कहते हैं इसको? प्रोपोर्शन फॉर्म। हम इससे जो लिखने वाले हैं, जो A:B:C, वो कहलाएगी हमारी कंटिन्यूअस रेशियो फॉर्म, या रेशियो फॉर्म भी कह सकते हो आप। भाई कंटिन्यूअस भी तो रेशियो ही है ना, तो उसको क्या कह सकते हैं? रेशियो फॉर्म। यहां तक बात समझ आ गई? अब इस क्वेश्चन में एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। इसके नीचे 1 नहीं लिखा था, मैं 1 तो लिख सकता हूं ना। जो नंबर जिसके नीचे लिखा है, जैसे ए के नीचे क्या लिखा है, उसका रेशियो 1 ही है। बी का और सी का, आप कहोगे सर ये क्या मजाक था, ये कौन पूछेगा? ये बात अभी पता चली ना। अब उससे पहले तो क्या था, सर मैं एलसीएम लूं या कुछ और करूं, नहीं समझ आ रही बात। हम इस रेशियो फॉर्म को प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख सकते हैं या प्रोपोर्शन फॉर्म को रेशियो फॉर्म में, दोनों। इससे ये वाली लिख सकते हैं और इससे क्या लिख सकते हैं? नहीं समझे? समझे कि नहीं? देखो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब मैं बता दूं इसका ये खुद भी आया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? A/3, B/4 और C/, हमसे वैल्यू पूछी थी A+B+C। यहां ब्रैकेट मिसिंग है तो ब्रैकेट लगा लो, और एग्जाम में भी अगर मिसिंग है तो मान लेना ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाई क्या? C। और अभी मैंने क्या बोला, जो जिसके नीचे लिखी वही उसकी वैल्यू है। तो हम रेशियो में कन्वर्ट करें कि डायरेक्ट 3 पुट कर दें? भाई A की वैल्यू हम क्या है हमारे लिए? 3, B की वैल्यू कितनी और C की वैल्यू पुट करो। 3 + 4 प्लस कितना हो गया? 14, और डिवाइडेड बाय आंसर कितना हो गया? खत्म हो गया। एप्लीकेशन ये है, नहीं समझे? एक और देख लो, ये वाला, इसका आंसर निकालो खुद से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है देखो जरा, x/2, y/3 और z/7। वैल्यू किसकी पूछी है? और इसको मैंने क्या बोला था, इसमें इक्वल का साइन है या नहीं? जिसकी वैल्यू पूछी है इक्वल का साइन है या नहीं? नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, लेकिन अगर ये इक्वेशन होती तो हम इनके साथ क्या लेते? के लेते। यही बताया था ना। तो हमारे लिए x की वैल्यू कितनी होगी? 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 3 जा 15। तो हम कैलकुलेटर पर कितना, 4 माइनस 15 और फिर प्लस कितना हो गया, 4 7 जा 28 प्लस 28। कुछ तो गलत किया है, नहीं ठीक है 17, और डिवाइड में कितना आ गया, 3 2 जा 6, तो 17/6। यही आंसर होगा या कुछ और होगा? सबका यही आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है? यही आ रहा है ना भाई। 4 माइनस 15 प्लस 28 और 3 2 जा तो अपॉन में, तो उन्होंने फ्रैक्शन में ही आंसर दिया, तो क्यों सॉल्व करने जाएंगे हम? आ गया समझ? ये आसान वाले बता रहा हूं। अभी एक क्वेश्चन और है इसका 26 होमवर्क में करना। कुछ बच्चे तो अभी आंसर बता देंगे, सर क्या होमवर्क में करेंगे? कैलकुलेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो सीधा बताओगे कितना, 4 + 5 9 + 9 18 डिवाइडेड बाई कितना 9, तो 18 डिवाइड 9 कितना होता है? क्या होमवर्क करेंगे इसका? ठीक है। बट अब एग्जाम में क्या कर सकता है,
रेशियो तो ऐसे ही देगा, या तो इसमें एक इक्वल टू डी बाई और समथिंग लिख दे और डी को यहां ले आएगा, या क्या कर सकता है भाई यहां ए प्लस बी प्लस सी लिख देगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो गया स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। नहीं समझ आ रही है बात? चलो अब जो बुक में नहीं है उस पर आते हैं। आ गया बेटा सबके आंसर, इसके कॉन्सेप्ट भी समझ गए। अब आगे बढ़ते ना, अभी तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है ये। तो ये तो अगर मैं बोलूं सबसे आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा ना मेरी तरफ से। तो पहले 2 एग्जाम्पल हो गए, 1 हो गया 2 हो गया, अब किस पे आ गए हम? 3 पर। यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, इफ a equals to 2b equals to 3c, then a is to b is to c, बताओ। यह क्वेश्चन था। इसमें एलसीएम लेंगे। अब मैं एक चीज बता दूं, देखो वेरिएबल के नीचे नंबर है वही उसकी वैल्यू है, लेकिन यह नंबर जो है वेरिएबल के नीचे है, वेरिएबल की साइड में, साइड में। फिर से ह्यूमन नेचर, क्या कभी तुम्हें किसी रिक्शे वाले से प्रॉब्लम है? ये 500 रुपए कमाता है या 1000 कमाता है, होगी उससे प्रॉब्लम? तुम्हारे नीचे है भाई वो, तुम्हें प्रॉब्लम किससे होगी? जो तुम्हारे साथ में सीईओ बन जाएगा। तुम सोचोगे मेरी सैलरी 5 लाख, ये कमाता है 10 लाख, तो प्रॉब्लम साइड वाले से है या नीचे और ऊपर वाले? किसी को मुकेश अंबानी से प्रॉब्लम है कि भाई वो 100 बिलियन कंपनी क्यों बना दी उसने? है किसी को? ना ऊपर वाले से प्रॉब्लम, नहीं। प्रॉब्लम किससे है? जो अपने लेवल में है। अरे गेटिंग और नॉट? आपको आपकी क्लास में भी उस बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं जो पढ़ने में एकदम डफर है या टॉपर है, अल्टीमेटली आप टॉपर के नियरेस्ट ना हो। भाई आप टॉप 5 में हो तो आपको प्रॉब्लम टॉपर से है, लेकिन आप मिडल में हो, 50 बच्चों की क्लास में आपकी रैंक ही 20-25 के बीच में रहती है, क्या आपको टॉपर से प्रॉब्लम है? ये जो आपकी 20 से 30 वाले हैं, यार मैं पिछली बार 20 आया था, इसके चक्कर में इस बार 25 हो गया, प्रॉब्लम उसी से होगी ना। तो अपने लेवल वालों से होती है। सेम यहां पर है, हमें नंबर कौन से वाले जो हमारी साइड में लिखे हैं उन्हीं से हमें क्या होगी प्रॉब्लम। तो इन नंबर्स को हमें कहां लाना है? नीचे। तो हमें ये यहां पर जो मैं बोल रहा हूं 1 कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे 2 3, इनका लेंगे अब हम एलसीएम। किसका? 1 का, 2 का एंड 3 का। अगर एलसीएम लेना आता है वेल एंड गुड, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है मुझे आता है, एक्चुअल में नहीं आता है, और कुछ को आता है उन्हें लगता है सर शायद आता भी है शायद नहीं आता है। तो उसका भी समाधान ये है, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, भाड़ में जाने दो एलसीएम को। मैंने कहा जिसको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है और भी अच्छा है, मल्टीप्लाई कर लो इनको, ठीक है। सबका सॉल्यूशन है बेटा। तो कितना है इनका प्रोडक्ट? 6, सबके अपॉन में 6 लिख दो। अब क्या होगा देखो, ये क्या आ गया 3 और ये कितना आ गया? बताओ हमारा काम आसान हो गया या नहीं? जो हमारी साइड में थे वो सारे नंबर गायब, कौन से बचे? और वही तो हम चाहते थे। अब बताओ रेशियो कितना हो गया? 6:3:, कोई दिक्कत परेशानी? यार इतनी कहानी के बाद बताना है, मैं बता रहा हूं पहले। चैप्टर 15 में पूछूंगा मैं, चैप्टर 6 में पूछूंगा मैं, और एक चैप्टर 17 में भी शायद। तो 3 चैप्टर में ये बात आएगी आगे। डन? याद रखना। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो मैंने ये क्वेश्चन लिया जिसमें नंबर नीचे ही थे, तो इसमें तो हम डायरेक्ट आंसर देखते। जिसमें नंबर साइड में आ गए सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। देखो एलसीएम और मल्टीप्लाई में सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, आपका ये रेशियो अगर आपने नंबर ऐसे ना होकर के मान लो, तो इनका तो एलसीएम भी 6 है, प्रोडक्ट भी 6 है बाय डिफॉल्ट। लेकिन कोई अगर ऐसे नंबर इनका एलसीएम अलग है, ये लीस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। आप क्या चेक करोगे? लीस्ट फॉर्म बाद में चेक कर लोगे, और क्या करना है बस, ठीक।
एक क्वेश्चन और लिखो। अगर मान लो ऐसा दे दिया 2a/5 4b/3 and 6c/7 और तब मैं कहूं बताओ जी A/B/C क्या होगा। अब दोनों आ गए ना, मतलब पहले में क्या था, सिर्फ नंबर नीचे थे, दूसरे में सिर्फ नंबर साइड में थे, और इसमें क्या है, नंबर नीचे भी और नंबर, लेकिन प्रॉब्लम किससे में, साइड वालों से नीचे वालों से। साइड वाले नंबर क्या है 2 4 6। अब एलसीएम लेने जाओगे तो अलग होगा, इनका एलसीएम कितना है 12, लेकिन प्रोडक्ट करें तो कितना आ रहा है, एलसीएम तो कितना होगा इसका 12। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखो एलसीएम 2 4 6 का 12 है, क्योंकि जो नंबर लिस्ट वाला। लेकिन अगर मैं इससे ना करके मुझे एलसीएम लेना ही नहीं आता, मैं क्या करूंगा प्रोडक्ट, बताओ कितना आएगा 48। तो मैं 48 और 12 दोनों से करके दिखाता हूं आपको, जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है उसका आंसर कैसे निकलेगा। तो पहले हमने क्या लिख देंगे सबके साइड में, बताओ इनटू में 12, यहां भी और यहां भी। पहले मैं एलसीएम से कर रहा हूं, तो बताओ कितना होगा 2 6 जा 4 3 जा 6, बताओ कितना आएगा 30:9:2। ये अगर आपने एलसीएम सही निकाला है तो ये अपने आप ही नंबर क्या आ जाएगा, लीस्ट फॉर्म में आ जाएगा। नहीं समझ आई बात। लेकिन अगर हम 48 से करें तो बताओ कैसे होता, 2a 5 इंटू 48, 4b 3 इंटू 48, 6c 7 इंटू 48। अब देखो जरा, ये कितने टाइम 24, ये 12 और ये। अब अगर हम यहां देखें तो नंबर क्या आता है बताओ मुझे, 5 इंटू 24, 24 5 जा 120 आई थिंक। अरे बोलो, ये कितना हो गया 36 और ये कितना हो जाएगा 56 ना। अब हम देख रहे हैं ये नंबर लिस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। या तो यहां इनको लिस्ट फॉर्म में बना लो, तो हम देख रहे हैं सारे नंबर ही किससे कट हो सकते हैं 4 से, सब 4 से कट है ना। तो 4 3 जा 4 9 जा 4 1 जा एंड 4 4 जा। बस एलसीएम नहीं लेना आना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसको लिस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं समझ आ रही है बात। दोबारा बोलो 17/6। नहीं मैंने 17, मैंने सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व किया था। क्या बात कर रही हो, अरे 4 2 2 जा कितना हुआ 4 माइनस 5 3 जा कितना 15 प्लस 28। तुमने -15 नहीं कर रही होगी ना, नहीं उसके लिए कमांड बताऊंगा, वैसे भी कर सकते हैं बट वो कमांड अभी बताई नहीं ना मैंने। चलो समाधान करते हैं समस्या का, वो मुझे भी जरूरत पड़ेगी। एक कमांड नोट करो पहले, m प्लस और m माइनस कमांड, इसका नाम ही है m प्लस m माइनस कमांड, ठीक। अब इसमें होता क्या है, मैं कुछ तुमसे भी भयंकर नंबर लिखने वाला हूं इधर, ठीक है। मान लो 12 इंटू 15 इंटू 17 डिवाइड 9 या 7 लिख दो, डिवाइड क्या 7 प्लस 19 इंटू माइनस के 18
प्लस 25 इंटू 26 डिवाइड 11। मान लो ये मुझे कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है भाई। इतनी, अब वो छोटे नंबर थे चलो मैं मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन ये नंबर तो मैं मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता ओरली। अब मुझे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो क्या होता है, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड है। जहां आपको लिखने की जरूरत पड़ती है आपको बचा लेगी, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या कहता है, आइडेंटिफाई टर्म्स। आइडेंटिफाई टर्म्स। अच्छा बताओ टर्म किससे बनती है, प्लस और माइनस। जब तक कोई प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा उसको हम क्या कहते हैं, एक टर्म। तो यहां से यहां तक ये एक ही टर्म है, अरे बोलो हाँ है ना। फिर यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, ओनली 18, मैं सॉरी ओनली 19 है, 19 इंटू माइनस 18, क्योंकि ये जो माइनस तो है बट ये किस में, इंटू में, तो इसकी कोई वैल्यू, तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या कहलाएगी, दूसरी टर्म। और ये यहां से यहां तक कौन सी टर्म हो गई, तीसरी टर्म। तो पहला स्टेप तो मैं बताऊं जैसे न्यूमेरिकली आप देखते ये कौन सी टर्म होती, पहली ये कौन सी होती और ये कौन सी हो जाती। पहले स्टेप की जनरली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा तो वहां सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं टर्म बता रहा हूं। डन। दूसरा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप तो क्लियर है ना, टर्म आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, सॉल्व ईच टर्म एंड प्रेस m प्लस और m माइनस एज पर इट्स साइन। अगर उस टर्म का साइन पॉजिटिव है तो हम क्या प्रेस करेंगे, m प्लस। अगर उस टर्म का साइन निगेटिव तो हम क्या प्रेस करेंगे, m माइनस। और तीसरा स्टेप है आपका प्रेस MRC, आपको आंसर मिल जाएगा। पहले नोट कर लिए पूरे स्टेप, क्योंकि मैं इसके ऊपर कैलकुलेटर रख दूंगा, क्वेश्चन और स्टेप नोट होने चाहिए। मोस्टली बच्चों ने कैलकुलेटर बाई कर लिया है। बेटा जो भी आज नए न्यू स्टूडेंट है ना, वो ये मॉडल नंबर नोट कर लेंगे, कैसियो में MJ12D, MJ ये बाई कर लेंगे। और पेट में बाई करना है या किसी सिटीजन वगैरह में तो GT512। मेरा सजेशन होगा आप इसी को बाई करें, ये थोड़ा रफ एंड टफ कैलकुलेटर है, ठीक है, ज्यादा आसानी से काम करता है। और नेक्स्ट क्लास से लेके आना है, बाय करके ऐसा नहीं घर पे रख दो बॉक्स में, तिलक लगा के भगवान जी की साइड में रखा है कैलकुलेटर, वो लेके आना है इधर। हमारा तो भगवान ही बनने वाला है कैलकुलेटर, बिना इसके तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक हो गया बेटा सबका नोट। अब देखो कैसे करना था, कैलकुलेटर पे समझते हैं। अगर हम देखें पहले स्टेप में हमने क्या लिखा है 12, तो 12 इंटू 15 इंटू 17 डिवाइड 7। और इस टर्म का साइन क्या है, वही तो हम किस में डालेंगे, m, ये वाला m प्लस कर दिया, m प्लस। m प्लस का मतलब होता है, m का मतलब है मेमोरी में, m का मतलब क्या है, मेमोरी, और प्लस का मतलब है पॉजिटिव साइन के साथ। मेमोरी में सेव हो गया कौन से साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। दूसरी टर्म, अब इस साइन को मत, साइन को हमें टाइप करने की जरूरत नहीं होती है, हम क्या टाइप करेंगे 19 इंटू, बट इस पूरी टर्म का साइन क्या है, नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे 19 इंटू 18, और ये किस में जाएगा, m माइनस में। नहीं समझ आई बात, लास्ट वाला 25 इंटू 26 डिवाइड 11, और इस टर्म का साइन क्या था, पॉजिटिव, तो ये किस में जाएगा, m प्लस में। अब उसके बाद MRC कर दो। MRC जनरली हम 2 बार कर देते हैं, ठीक है,
क्या मिला हमें? यही आ रहा है, कुछ हो रहा है आपकी बुक में? आपका आंसर कितने बच्चों का मैच हुआ? एक का। बाकी किसी का मैच है? कैलकुलेटर ही नहीं है। बाकी जिसके पास कैलकुलेटर, किस किस का मैच नहीं हुआ? टाइप किया था? टाइप ही नहीं किया, फिर भी नहीं आया ना? अब अपना कैलकुलेटर देखो जरा, एसी करो। यहां एम लिखा हुआ आ रहा है ऐसे, यहां आ रहा है ना एम? है तुम्हारे कैलकुलेटर में लिखा हुआ है एम? मुझे पता था जिनका मैच नहीं उन्होंने क्या किया है। ये एमआरसी का मतलब समझ लो। यहां एम का मतलब होता है रिकॉल, क्या होता है? और सी का मतलब होता है क्लियर। इस एक बटन में दो फंक्शन है। कितने फंक्शन है? जब आप पहली बार प्रेस करते तो सिर्फ रिकॉल करता है आपने मेमोरी में सेव क्या किया है। नहीं समझे? जैसे अभी मेरे में यहां एम लिखा हुआ दिखा रहा है, ये इसका मतलब कुछ मेमोरी में सेव है। जैसे मैं एमआरसी करूंगा वो बता देगा 2 है, तो एमआरसी करो अपना, देखो कुछ दिखा? ऑलरेडी नंबर सेव है ना? अब अगर अब मैं एसी कर दूं, अभी भी एम लिखा हुआ है ना बेटा, ये कैलकुलेटर ऑफ हो जाएगा, सो जाएगा। 6 महीने बाद इसको ऑन करोगे वो नंबर फिर भी सेव मिलेगा मेमोरी में। अब अगर इसी बटन को देखो, मैंने फिर से एमआरसी किया, फिर से नंबर नजर आ गया, फिर एसी कर दूं, अभी नंबर गायब है। लेकिन एमआरसी को मैं 2 बार प्रेस कर दूं, अब एम गायब हो गया। अब मैं एसी करूंगा, एमआरसी करूं, कुछ नहीं नजर आएगा। तो एमआरसी को कितनी बार प्रेस करते हैं हम? 2 बार। कभी कभी हम 1 बार भी प्रेस करेंगे। कब? मान लो जो नंबर मैंने मेमोरी में सेव किया है उसकी जरूरत मुझे बाद में भी है, तो मैं कितनी बार प्रेस करूंगा एमआरसी को? 1 बार। 99.99% केसेज में एमआरसी को कितनी बार प्रेस करना है? अरे गेटिंग और नॉट? अब टाइप करो फिर से। मेमोरी क्लियर हो गई अब? तो ये ध्यान रखना है, जिनके पास ये ग्रीन बटन वाला कैलकुलेटर है इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे ही ग्रीन प्रेस किया मेमोरी खत्म। लेकिन कैसियो में ये ड्रॉबैक है, पर वो आदत हो जाती है। रीजन बीइंग बेटा, जब आप प्रोफेशनल भी बन जाओगे ना, सेम आप जैसे किसी की शॉप, किसी के ऑफिस, कहीं भी जाओगे ना, आपको देखोगे यही मॉडल मिला हुआ मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको आदत भी इसमें हो जानी चाहिए, क्योंकि हर एक कैलकुलेटर की बटन सेटिंग इधर उधर है। जैसे इसमें एमआरसी यहां है, किसी में यहां होता है ऊपर, तुम्हारे में ऊपर होगा, किधर है? साइड में ही है। और रूट, रूट साइड में चला गया ना, इसमें ऊपर है। और ये ध्यान रखना है, ये रफ एंड टफ कैलकुलेटर है, तो ये आपको एग्जाम तक साथ देने वाला है। एक बच्चा तो पता है इस चक्कर में उसके मार्क्स शायद फेल हुआ या बच गया सिर्फ। ये थोड़ा सा शायद कितने का आ रहा है ये अभी कैसियो वाला? 400 के आसपास, 400 के आसपास है ना, 390। जबकि जो कैलकुलेटर ये लोकल वाले आते हैं वो 100-110 में मिल जाते हैं। अब इसने ये की, यार एग्जाम ही तो देना फाउंडेशन का, लोकल खरीद लिया। सारी बटन सेटिंग क्या है? अब सोचो आपने 4 महीने इस पे प्रैक्टिस की हो, और 4 महीने के बाद अचानक एग्जाम से 2 दिन पहले आप नया कैलकुलेटर लेके जा रहे हो। इसमें रूट यहां है, उसमें रूट यहां था, तुम्हारे में इधर है ना। अब तुम्हें आदत तो हो जाएगी रूट इधर प्रेस करने की, क्योंकि आप 2-3 हफ्ते के बाद आपको पता चल जाता है कौन सा बटन। क्वेट्री कीपैड में तो इससे ज्यादा बटन है ना, जब उसके बटन तुम्हें पता है, दोनों अंगूठे से टाइप कर सकते हो, तो इसको तो टाइप भी कर सकते हो ना आराम से। इसलिए एक ही कैलकुलेटर यूज करना है। इन केस गलती से बाय डिफॉल्ट खराब हो जाए, हालांकि इस पे 6 महीने की क्या मिलती है? 6 महीने की, 1 साल की? नहीं, कैसियो की गारंटी है बेटा 3 साल की। 1 साल तो है ना, तो हमारा तो एग्जाम भी हो जाता है। हालांकि वो गारंटी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये जाके जमा करते हो फिर वो दूसरा बाद में देते हैं। वैसे होता नहीं है, बहुत रेयर चांस है। कंपनी अगर 1 ईयर गारंटी दे रही है तो उसका प्रोडक्ट 1 साल से ज्यादा ही चलेगा, अल्टिल अनलेस आपने कुछ एक्सपेरिमेंट ना कर दिया हो। चलो आज इसको भी गर्म पानी में नहलाते हैं, खत्म। हालांकि कंपनी उसमें गारंटी भी नहीं देगी, वो गारंटी में जो होती है ना टर्म एंड कंडीशन, उसमें यही होता है, टूटे नहीं, पानी में न जाए, मतलब मॉइस्चर वगैरह ना हो, तो गारंटी अपना आप ही लैप्स हो जाती है। पढ़ाएंगे रे सब सर आपको। अब आंसर आया?
बाकी बेटा अब आंसर आया नहीं, अब आ गया होगा, अब आ जाएगा। हमने तो कैमरे लगवाए इस वाले स्क्रीन पे, वही तो चला, तुम कर क्या रहे हो इधर उधर? मजाक कर रहा हूं, इसमें स्क्रीन में कुछ नहीं चलता है, इसमें सिर्फ चैट आती है। पर पता है ना गलती, अगर आंसर नहीं मैच हो रहा, सब कुछ सही टाइप कर रहे हो, इसका मतलब आपकी मेमोरी में ऑलरेडी, क्योंकि पहली बार समझा रहा हूं ना मैं अभी। चलो पहली कमांड हो गई आज की, दूसरी भी साथ के साथ कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझो यार, पहले कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, हो गया हो गया। चलो अब आओ जी इस पर। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना वो, अब कैलकुलेटर पे कर सकती हो डायरेक्ट, 2 इंटू 2 एम प्लस, फिर क्या किया था हमने 3 इंटू 5 एम माइनस, और उसके बाद 7 इंटू 4 एम प्लस, एमआरसी करोगी आपको 17 मिल रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। मैं इसको सम अप करता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें की हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस रेशियो में हमने क्या किया, जब हमें रेशियोज गिवन होंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस रेशियो पूछ सकता है। उस केस में अगर सिंपल रेशियो सब टर्म का पूछा तो हम निकाल लेंगे नहीं, हम क्या कर लेंगे, वेरीफाई। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया, मान लो प्रॉफिट लॉस या कुछ ऐसा दे दिया, तो ऑब्वियसली हम फिर उस केस में निकालेंगे। इसमें से 4 भी आ गया तो निकालने का कॉन्सेप्ट सेम ही है, अदरवाइज तो हम इनको तो प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं, इसको वेरीफाई कर लेंगे, और इसकी जरूरत पड़ी तो हमें फिर यूज करना ही पड़ेगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आए थे जब प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखेगा, किस फॉर्म में लिख देगा वो, प्रोपोर्शन में। तो इसमें मैंने सीधा बताया नंबर हमारे कहां होने चाहिए सर, नीचे, तो आंसर डायरेक्ट। नंबर जैसी ऊपर आए उनको भी कहां लगे हम, प्रोडक्ट या एलसीएम जो समझ आए उस डिवाइड करके नीचे। और अगर दोनों जगह नंबर है तो हमें प्रॉब्लम किससे है, साइड वालों से या नीचे वालों से। बस ह्यूमन साइकोलॉजी याद रहेगी, कॉन्सेप्ट अपना आप याद रहेगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे और उनको हम नीचे ले जाएंगे। समझ आ गया? चलो जी, पहली कमांड भी समझ आ गई। ये कमांड नंबर 1 है। हालांकि मैं पहली बार बड़ा उल्टे तरीके से कमांड पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं। नंबर कोई भी हो कमांड का, कमांड पता होनी चाहिए, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे थे ना एक इसमें, जैसे अब मैं आपसे कह दूं, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, फाइंड ट्रिप्लीकेट ऑफ 51:71। मान लो मैं ये कह दूं, अब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या बताया था अभी, क्यूब। 51 का क्यूब क्या आता है, अरे आपको आता है, नहीं आता ना, तो क्या करेंगे, इस कमांड का यूज करेंगे जो मैं बता रहा हूं। अगर हमें a⁴n सॉल्व करनी है, और n हमारा क्या है यहां पर, यहां पे ऐसे लिख सकते हो, पावर इज पॉजिटिव इंटीजर। या पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कह देते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं या नहीं, अरे बोलो हाँ है ना। जब पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये कमांड तब अप्लाई होगी जैसे, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप टाइप ए, दूसरा स्टेप प्रेस इनटू, और तीसरा स्टेप कंटिन्यू प्रेसिंग इक्वल, बट स्टार्ट किससे करना है, 2 से, कहां तक, अप टू n तक, ये करना था। पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं। m1 नहीं m प्लस, नहीं जिसको सोल्व करे उसके हिसाब से, नेक्स्ट क्यों, पहले नोट कर लिया है। इस पूरी टर्म का साइन क्या है, तो हम क्या करना चाहिए, इस टर्म का साइन क्या हो गया, नेगेटिव, तो m, इस टर्म का साइन
उस टर्म का साइन देखना है, ना कि नेक्स्ट वाली का। मैंने कहा ना एज पर इट्स साइन, इट्स का मतलब उस टर्म के। अभी क्लियर होता है? हाँ जी, इस पर आए। अब जैसे 51 की पावर 3 करनी थी तो हम क्या करते बताओ? एक ही जगह कितना आ जाएगा? अरे एक ही जगह कितना आ गया? 51 टाइप किया, उसके बाद क्या प्रेस करेंगे? इनटू किया, इनटू प्रेस, और उसके बाद मैंने क्या बोला था? इक्वल प्रेस करना है कॉन्टिन्यूसली। बस काउंटिंग किससे स्टार्ट करनी है? 2 से। तो हमें कितनी बार तक जाना पड़ेगा? 3 तक। तो हम क्या करते? 2 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 132651। यही आ रही है, कुछ अलग आ रही है? इसमें चेंज नहीं आएगी, इसमें सेम वैल्यू आएगी। तो हमने इसकी वैल्यू मिली 132651 इज 2। अब बताओ 71 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? 71 इंटू 2 3। क्या मिल गई मुझे? 357911। प्रेस बेटा 3 बार नहीं 2 बार करना पड़ेगा। काउंटिंग किससे की हमने स्टार्ट? 2 से। 3 बार प्रेस कर तो गड़बड़ हो जाएगा। काउंटिंग किससे की हमने? 2 से। मैंने इसने कहा ना स्टार्ट किससे करना है? 2 से। कहां तक? n तक, जितनी हाईएस्ट पावर। तो 2 3। नहीं समझ आया? एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं। मान लो मुझे 1.20 की पावर 20 करनी हो, तो बताओ मैं क्या करूंगा? 1.20 टाइप करूंगा, 1.20 टाइप कर दिया, उसके बाद क्या प्रेस कर दूंगा? इनटू। अब इक्वल की काउंटिंग इससे करूंगा मैं? 2 से। कहां तक? 20 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। अब आप कह रहे हो सर 20 भी प्रेस करना पड़ेगा हमें 20 टाइम तक? 20 छोड़ो, हमें 30 तक प्रेस करना पड़ेगा चैप्टर 4 में। भाई तुम बचपन में पैसा डाल के भूल गए बैंक में, 30 साल बाद याद आई, अच्छा पापा ने इस बर्थडे पे तो पैसे दिए थे, तो बैंक 30 साल का लोन देगी, इंटरेस्ट देगी आपको या नहीं? तो पावर कितनी करोगे आप? 30। नहीं समझ आ रही है? तो अब मैं चीज बताऊं, हमने अभी कितनी बार काउंट कर लिया? 10। बट अगर आप यहां देखोगे कितना लिखा हुआ आ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा चलता है। क्या चलता है? एक। मैं 11 करूं तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो अगर मुझे 20 जाना है तो यह कितना लिखा होना चाहिए? काउंटिंग से राहत मिल जाएगी। तो हमारा काम होता है इस नंबर पे नजर रखना, और हम डायरेक्ट प्रेस करते रहते हैं। जैसे 20 बनाया हमारा, कितनी बार प्रेस हो चुका होगा? 20 टाइम। नहीं समझ आई बात? सो जब ज्यादा बार प्रेस करना पड़ेगा तो हम ये तरीका यूज करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, इसका भी शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन बेटा देखो मैं बता दूं, पावर 30 तक कभी हम शॉर्टकट यूज नहीं करते हैं। मैं बताऊं, पावर 30 तक कभी शॉर्टकट यूज नहीं करते। इसका शॉर्टकट ये है कि इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मान लो 1.20 है, हम इसकी पावर कितना लिख देंगे? पहले 4, और उसकी पावर कितना लिख देंगे? 5। अभी देखो मैं आंसर बता रहा हूं, कितना आया? 38.33। यही आया ना? अब बस आप जानते हो 4 5 जा कितने होते हैं? 20। अब क्या करते हैं आप समझ लो, क्योंकि एक बार आया था 60 टाइम प्रेस करने। अब 60 टाइम तो कोई भी प्रेस नहीं करेगा ना, तो 60 को हमने कर दिया था 6 और 10। भाई इसकी पावर अगर 60 हो जाए, सपोज को मैं लिख दूंगा 6 और ऊपर कितना लिख दूंगा, क्योंकि 6 10 या कितने होते हैं? 60। अरे क्लियर होता है? तो मैं क्या करूंगा बताओ? 1.20 पहले अंदर वाली पावर सॉल्व करूंगा, उसकी पावर कितनी है? 4। तो इनटू प्रेस किया, 2 3 4 हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू आई वो इसकी वैल्यू हो गई। अब मैं उसकी पावर 5 करने के लिए फिर से क्या कर दूं? इनटू, और फिर से क्या कर दूं? 2 3 4 5। सेम आंसर आया नहीं?
तो मैं फिर से बता दूं, जिसके दिमाग में जा रहा है सर 30 तक, 30 तो बेटा 7-8 सेकंड में प्रेस हो जाता है, ठीक है। अभी आप ब्रूसली बनोगे, कोई बात नहीं, बन जाओगे, इसलिए मैं कहता हूं कैसियो वाला बाई करो। कई बार ना उसमें ज्यादा तेज प्रेस कर दो, बेहोश हो जाता है कैलकुलेटर, वो थोड़ी देर बाद होश में आता है। नहीं, ये फैक्ट है, कभी आप बहुत जल्दी प्रेस करके देखना, थोड़ी देर बाद उस पर नंबर फ्लैश होंगे धीरे धीरे करके, अभी उतना फास्ट नहीं कर पा रहे होगे। कौन सा वाला, ये ऑर्बिट है, सिटीजन, सिटीजन है ना, हाँ। और कई बार तुझे जोश ज्यादा आ गया, तूने इधर से मारा, बटन उधर से निकल गया ठीक है, चलो, हाँ जी, समझ आया नहीं। ये दूसरी कमांड है। तो जब हमें स्क्वायर करना होगा या क्यूब करना होगा तो हम इस कमांड को यूज करेंगे। अब तीसरी एक और आई थी सर, ट्रिप्लीकेट लेना हो, क्योंकि डुप्लीकेट का मतलब तो स्क्वायर रूट होता है, और रूट का बटन तो कैलकुलेटर में है, उसकी तो कोई दिक्कत। लेकिन सर सब ट्रिप्लीकेट में तो क्यूब रूट था ना, नहीं समझे। मान लो इसी का उल्टा आ जाए, आपसे कहते फाइंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस, भाई इसका ट्रिप्लीकेट अगर ये है तो इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, 51:71। अरे मैं इस नंबर की बात कर रहा हूं, इन नंबर्स की, इन नंबर्स का ट्रिप्लीकेट क्या था, ये था, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा। तो एक तो तरीका है इस कमांड को यूज कर लें हम, नहीं समझे, कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें, वेरी नाइस। चलो मैं बोलता हूं, एक एग्जांपल, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 1728 is to 29791, 29791। ऑप्शन ए, मैं वही बता रहा हूं, हाँ। अब मान लो मुझे, भाई मुझे पता है इसका सब ट्रिप्लीकेट करना है, तो इस नंबर का क्यूब ये होना चाहिए या नहीं। अरे बोलो हाँ है ना, भाई मैं क्यूब रूट ना निकाल के मैं क्या करूं, इसका क्यूब अगर ये है तो मतलब सही होगा। तो मैंने क्या टाइप किया बताओ कैलकुलेटर पर, 18 × 2 3, मैंने देखा क्या मिला मुझे, अरे मुझे क्या ये मिला, नहीं मिला ना, इसका मतलब ये ऑप्शन तो, मैंने दूसरा ऑप्शन क्या टाइप करूंगा बताओ मैं, 12 × 2 3, मिल गया ना। मैं अभी और भी वेरीफाई कर लेता हूं क्या ये वाला भी मिल रहा है या नहीं, तो फिर मैं क्या टाइप करता, 31 × 2 3, क्या मैच हो रहा है। तो मैं इसमें रिवर्स कमांड यूज कर रहा हूं, नहीं समझ आ रही है बात। हालांकि मैं इसकी कमांड नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, पर डायरेक्ट कमांड लेंदी होती है। अगर हमसे सब ट्रिप्लीकेट ही पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी कमांड को उल्टा यूज, ऑप्शन तो दिए होंगे ना यार, कहते हो ना। मान लो इसमें 18 से मिला नहीं तो मैं क्या 33 चेक करने जाऊं, रिजेक्ट। मैं 12 से देखा मिल गया, 31 भी चेक कर लूंगा क्योंकि नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। अरे कहते हो नोट। चलो एक कमांड नेक्स्ट क्लास, अभी कितनी कमांड होगी आज, दोबारा बोलो। दे दिया, उसके लिए बताएंगे ना फिर, ऐसा देता नहीं है, अरे इसी में थिका देगा वो, ऐसे देता नहीं है, पर अगर देगा तो उसके लिए भी बताएंगे, डोंट वरी। हम तो वो भी बताते जो उसने आज तक कभी दिया नहीं है, ठीक है। अभी तक जो मैं पहले क्वेश्चन करा रहा हूं, उसने अभी तक यही क्वेश्चन पूछे हैं दो, मतलब ये वाले क्वेश्चन पूछे हुए, एक ये पूछा हुआ है, एक ये पूछा हुआ है, ये वाला तो अभी पूछा नहीं है, लेकिन प्रोबेबल है वो ये पूछ ले तो,
तो हम ये भी बता रहे हैं, वो तो बताएंगे साथ में, अगर देगा तो उसका भी तरीका है यार। कितने, आज से पहले वो आपको आता था? आज से पहले नहीं, अब से 1 घंटे पहले आता था? नहीं आता था ना। देखो सबसे जो मैंने आपको डे वन वाली बोली थी, यही प्रॉब्लम है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो हमें आ गया या जो हमें मिल गया, वैल्यू नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। मैं अपने घर का एग्जांपल बता सकता हूं। मेरी वाइफ जाती है जनरली, शॉपिंग कर ली, आई, भर दिया। जब दीपावली होती है सफाई सब घरों में अच्छे से कब होती है? दीपावली पर। अब देख रहे इस पैकेट में क्या था, अच्छा ये था, क्योंकि खरीद लिया, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिली, खत्म। लेकिन अगर वो मान लो कोई चीज ले रही है और मैं साथ में, मैंने कहा ये मत लो, वो जब तक उसको लेंगी नहीं, उनको हर दिन मुझे याद दिलाएंगे, तुमने कहा था ना इसको नहीं लिया है, देखो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, देखो वो 100 पे की मिल ही नहीं रहा है। लेकिन जो खरीद लिया है वो खत्म है, वो पड़ा है तो पड़ा रहने दो। सेम है, जो हमें सब पढ़ाई करते हुए जो समझ आ गया, लगता है तो बहुत आसान है यार, ये पूछेगा क्या, क्योंकि जो आ गया वो क्या हो गया? आसान। जो नहीं आया वो क्या है? अब आसान को हम रिवाइज नहीं करते, मुश्किल का रिवीजन करोगे ही क्या? एंड में रिजल्ट क्या हो जाता है? सब गड़बड़ हो जाता है। देखो आसान या मुश्किल के बीच में एक ही डिफरेंस है, जो तुम्हें आता है वो सब आसान, जो नहीं आता वो सब मुश्किल। ये आसान और मुश्किल जैसी मैं तो बिलीव करता नहीं हूं कि ये आसान है और ये मुश्किल है। मैं बिलीव करता हूं कोई चीज मुझे एक बार में समझ आएगी तो मैं कह सकता हूं थोड़ा शायद आसान है, लेकिन कोई चीज मुझे लगता है 3 बार में समझ आए तो मैं उसे कह सकता हूं थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तक तो एक ही बार में समझ आ रही ना, चीजें आ रही है ना, तो आसान डिफिकल्ट ये सब कुछ होता नहीं है। आप देखोगे अभी ये टॉपिक आसान है, आसान क्यों कह रहे हो? एक बार में समझ आ रहा है। कुछ मैं ऐसा भी पढ़ाऊंगा जो एक बार में 50% 60% आएगा, आप फिर नेक्स्ट पढ़ के आते हो, मैं ऐसे टॉपिक को बीच में छोड़ देता हूं कि बेटा एक बार फिर से पढ़ के आना, नेक्स्ट फिर और कराता हूं, तब जाके उसमें क्लैरिटी होती है। उससे बच्चा कहते हैं सर ये तो डिफिकल्ट है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप पहली बार पढ़ोगे 30-40% समझ आएंगे, दूसरी बार पढ़ोगे तब जाके वो 70-80% होगा, जब तीसरी बार फिर रिवीजन कर लोगे तब आप उसको 100% समझोगे। लेकिन बच्चा कहता है सर इतना थोड़ी ना पढ़ूंगा मैं, तो वो क्या कहता है ये टॉपिक क्या है? डिफिकल्ट है, सर मैं ये नहीं करूंगा। एग्जाम्पल जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर 5 हमारे सिलेबस में ही है, वो पहली बार में आपको लगेगा समझ आ गया, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि समझ, तो एक्चुअल में वो 30-40% समझ आता है। हालांकि बच्चा कहता है सर आगे 100% है, अगले हफ्ते में कुछ पूछ ले तो कुछ पता ही नहीं है। 100% का मतलब तो क्या है? 6 महीने में कभी भी पूछो, 1 साल में कभी पूछो, पता होना चाहिए ना, नहीं पता होता उसको। इवन ये भी नहीं, जैसे इसका तो मैं याद दिलाऊंगा तो याद आ जाएगा, मतलब समझ आया हुआ है, लेकिन मैं याद दिला रहा हूं फिर भी याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझ ही नहीं आया था। तो उस टॉपिक में बच्चा बोल देता है, मान लेते हैं हम भी, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, पहली बार में वो 30-40% समझ आता है, जब दूसरी बार पढ़ते हो 70-80 होता है, और जब तीसरी बार रिवाइज करते हो तब कहते हो नहीं अब इसका मुझे मतलब समझ आया, सर ऐसा क्यों कर रहे थे। क्लियर होता है? लेकिन उसको बच्चे, बहुत सारे बच्चे छोड़ ही देते हैं, सर इतना मेहनत थोड़ी करूंगा मैं। ठीक है, सो ठीक है। हालांकि आसान मुश्किल वाली चीजों पे बिलीव करना नहीं चाहिए। रिवीजन देखो सबको जरूरत पड़ती है, और एक साइंटिफिक फैक्ट है, जो जितने मुश्किल से दिमाग में घुसता है उतनी मुश्किल से दिमाग से निकलता है, और जितनी जल्दी घुसा निकल ही उतनी जल्दी जाना है। ठीक है, हाँ जी, कितना किया हमने? यहां तक हो गया। नेक्स्ट पर आए, 8 नंबर 8। अब आसान आसान वाले बचे, इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है इस वाले टाइप में मुझे। नंबर 8, और बेटा मैं फिर से बताऊं, हमारी अभी कुछ क्या है, चैप्टर 1 जो मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत धीरे। रीजन बीइंग, एक तो आपको सब्जेक्टिव मोड से मुझे किस पे लाना है? ऑब्जेक्टिव। लिखने की बजाय किस पे लाना है? कैलकुलेटर पर, तो उसमें थोड़ा स्लो जाएंगे। कई बार बच्चे ना जो जीनियस वाले हो कहते हैं अच्छा यार 10 क्लास में तो सर ने चैप्टर 1 कराया, 18 चैप्टर यानी 17,
इंटू 10, 170 क्लास। एग्जाम तो मई में होने, तो ये कैलकुलेशन मत करना अभी, ठीक है। एक चैप्टर, पहले चैप्टर में हम सिर्फ स्लो जाएंगे, उसके बाद हमारी अपनी स्पीड है। ऐसे मत सोचना कि आपको तो समझ नहीं आएगा, बट वो लेवल में आ जाओगे अपना। अभी उस लेवल में नहीं आया तो इसलिए मैं ज्यादा आगे जा नहीं रहा हूं। इको में वही हुआ है सर, अपनी स्पीड से निकल गया, आप अपनी स्पीड पे थे, मिसमैच हो गया। एक चैप्टर के बाद हम दोनों सब मैच कर रहे होंगे। नंबर 8 पर आइए जी, परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट टर्म। मैंने परसेंट नहीं लिखा, परसेंट का सिर्फ साइन लगा दिया है। इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट टर्म, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट में इसलिए डालना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट समझना है कैसे करना है। लाइक एग्जांपल समझो, इफ A and B's salaries are in ratio 12:17, 12:17. If A's salary is increased by 20% and B's salary by 25%, then ratio of new salary, रेशियो ऑफ न्यू सेल। जनरली इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है उसने, जैसे एज इनकम, बीज इनकम इज दिस, इफ एज इनकम गोज राइज बाय दिस, इंक्रीज या राइज एक ही चीज होती है, और बीज इनकम ड्रॉप्ड बाय या राइज अगेन, उस तरीके से। और इसमें जनरली किस टर्म में आता है हमें आंसर, इसमें परसेंट टर्म में। हमें कैसे करना है, 12 है और ये क्या है 17, तो हम क्या करते हैं इसको 1200 मान लेते हैं। सर 1200 ही क्यों, क्योंकि हम किस में इंक्रीज कर रहे हैं, परसेंट, और परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो हम इसको किसका मल्टीपल समझ लेंगे 100 का। अरे नहीं समझे, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैं तो डायरेक्ट बताता हूं, लेकिन आप अगर डेसिमल परसेंट 100 में कन्वर्ट कर दो तो आपको आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। और इसको क्या मान लेंगे हम 1700। कैलकुलेटर बड़ा सही है, देखो तो हम ये मैं समझाने के लिए, एग्जाम में 1200 लिखोगे थोड़ी, एग्जाम में तो क्या लिख दोगे 12 में तो क्या मान लोगे 1200, तो आप क्या टाइप करते 1200 हो गया, टाइप कर रहे हैं साथ में, नहीं 1200 टाइप किया। उसने कहा इंक्रीज बाई 20%, तो इंक्रीज मतलब प्लस हुआ होगा 20% और, तो हम क्या करते हैं प्लस 20%, यही आ रहा है प्लस 20%, 440 आ गया, सॉरी 1440, तो इसकी वैल्यू आ गई 1440 इस टू। दूसरे के लिए क्या करते हैं हम 1700 प्लस कितना 25%, कितना आ रहा है बताओ 2125, नहीं समझे, ये आंसर आ गया। अब ये कैलकुलेटर से मिला है आंसर, ठीक। हम तो इसको अब कुछ तो ऑप्शन दिए हुए होंगे ना यहां पर, अरे बोलो हाँ है ना, क्या मैं इसको छोटा छोटा करने जाऊं या मैं इसको डिवाइड कर दूं डायरेक्ट इससे और फिर मैच कर लूं किस ऑप्शन से आया, डिवाइड करके ना, क्योंकि मैं इस नंबर को 5 से आगे वाली टेबल याद नहीं, 5 से कब तक कट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा इसको डायरेक्टली क्या करता 1
440 डिवाइड 2125, मेरा कितना मिल रहा है 0.677, और मैं देखता किस ऑप्शन से मैच हो रहा है। लेकिन आप कहोगे सर लिखना तो पड़ रहा है इसमें, है ना। एक कमांड और आज की, ठीक है, तीसरी कमांड, लिखने की जरूरत ना पड़े, फिर उस कमांड से करते हैं। लिखिएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय। और बेटा एक बात मैं बता दूं, ये जो कमांड जितनी मैं लिखवा रहा हूं, ये जिस रजिस्टर को आप यहां लेकर के आओगे उसके एंड में, कहां जाकर के, एकदम एंड में, यहां से लिखना शुरू करना। अब इधर कुछ और कहानी लिख रखी हो तो हटा देना, ठीक है, नहीं समझे। हमारे एक सर थे, अब तो खैर पता नहीं बच्चे फोन में सब कुछ लिख देते हैं, हम लोग तो जो भी फ्रस्ट्रेशन, गंदी बात, अच्छी बात, सब किधर लिखते थे। मैथ्स वाले सर थे, और मैथ्स वाले टीचर थोड़े से ऐसे लॉजिकल होते हैं, किसी का भी रजिस्टर, क्योंकि हमारे टीचर जनरली जो जहां मैं पढ़ाऊं वहां पर वो 12 बच्चे ऐसे बैठते थे, सर के पास एक लंबा डंडा होता था, सबकी रेंज, सब उस रेंज में आते थे, मतलब बीच में सर बैठे, चारों तरफ बच्चे, तो किसी के एक के रजिस्टर पे लिखते थे, वो बोर्ड पे नहीं पढ़ाते थे, मतलब ठीक है। तो पर्सनल टच मिलता था एक तो, ठीक है भाई, टीचर वहां से उठ के कौन मारने जाए थे, मेहनत कौन, वहां तो वहीं बैठे, पर्सनल टच मिल रहा है एकदम से, तो रजिस्टर लिया और सबसे पीछे देखते थे, और उसमें लिखा ही रहता था सीमा आई लव यू, आई विल नॉट लीव यू। उसके बाद जो पर्सनल टच मिलता था, ठीक है, उसके बाद वो सब गायब हो जाता था पीछे से लिखना। बहुत बच्चे कुटे उनके चक्कर में। कुछ लड़के मजाक में, पता लगा मेरे रजिस्टर में किसी और ने लिख दिया है, ठीक है, मुझे ही नहीं पता कौन काजल है भैया, काजल मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अरे मरेगा ना, ले मैं ही मान देता हूं। तो खैर आजकल तो बच्चे को डांट भी ज्यादा तेज नहीं सकते, अपने बच्चों को नहीं डांट सकते, तुम्हें क्या डांटेंगे। अभी तो मेरे बेटा भी कई बार बोल देता है, पापा आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। या बेटा बोल तो सही रहा है, तूने गुस्सा तो देखा ही नहीं है जो होता था, ठीक है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, आइए इस पर। सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे हम, वो करेंगे डिनोमिनेटर को। किसको? स्टार्टिंग किससे करनी है हमें? डिनोमिनेटर से। दूसरा स्टेप, प्रेस m प्लस। अब ध्यान रखना, मेमोरी में सेव कर रहे हैं तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, मेमोरी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो अगर कुछ मेमोरी में सेव है वो नहीं, तो ये उसमें जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तीसरा स्टेप, सॉल्व न्यूमरेटर। अब किसको सॉल्व करेंगे? न्यूमरेटर को। चौथा स्टेप, अब बताओ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को क्या करता है, तो हम क्या प्रेस करेंगे? अब कैलकुलेटर को बताएंगे भाई तू इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। पांचवा स्टेप, एमआरसी का सेम रूल, जनरली मैंने क्या बोला, 2 टाइम्स। जनरली एमआरसी कितने बार प्रेस करना है? 2 बार, लेकिन अगर उस डेटा की जरूरत है तो कितनी बार? 1 बार। तो एमआरसी जनरली 2 टाइम्स लिख लो, और लास्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, प्रेस इक्वल। हमें क्या मिल जाएगा? आंसर। नोट कर ली कमांड। अब देखो हमारे क्वेश्चन क्या था, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया वो क्या था, 1200 प्लस 20%, और डिनोमिनेटर में क्या था, 1700 प्लस 25, यही था। तो मैं किससे स्टार्ट करता? डिनोमिनेटर से। टाइप करो जरा, क्या 1700 प्लस 25%, जो भी आया उसको क्या कर देंगे, m प्लस, हो गया। अरे बोलो, उसके बाद ये स्टेप कंप्लीट, ये स्टेप कंप्लीट। न्यूमरेटर को सॉल्व करने का तरीका, 1200 प्लस 20, यही किया। अरे हो गया ये स्टेप भी सॉल्व। क्या प्रेस करेंगे अब? डिवाइड। फिर क्या प्रेस करेंगे? एमआरसी। 1 बार करो, 2 बार करो, तुम्हारी मर्जी, और प्रेस कर देंगे
इक्वल। आंसर देखो कितना आया, ये वही आया नहीं? तो क्या अब लिखने की जरूरत पड़ेगी? जब मैं सारी कमांड बता दूंगा, अभी तो मैं कहीं के लिखवाऊंगा, जब सारी कमांड आपको 7-8 कमांड है हमारे पास, जब सारी कमांड आएगी तो आपका लिखने का काम खत्म हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन से डेटा उठाते हैं और सीधा किस पे टाइप करते हैं? कैलकुलेटर पर। नहीं समझ आई बात? ठीक है, तो अब हम ये वाली वैल्यू याद रख सकते हैं, मैंने कहा था एग्जाम में, ठीक? तो मेरा सजेशन हमेशा का होता है पेंसिल से लिख लेना चाहिए नंबर, क्योंकि एग्जाम में बेटा नो डाउट प्रेशर होता है, और कई बार आपने किया ऑप्शन वेरीफाई करने के, खुद ही भूल गए नंबर क्या था। उससे बेटर ये छोटे छोटे नंबर लिखते हैं, फिर ऑप्शन को क्या करना था, हमें जस्ट डिवाइड करना था। और ये बात मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाई थी। वो समझाने के लिए होता है कि रेशियो को लिस्ट फॉर्म में लिखो, लेकिन करने के लिए तो हम वैल्यू निकालते हैं और ऑप्शन से क्या कर लेते हैं, उसको वेरीफाई। हो गया बेटा, सबको समझ आ गया? ये एग्जाम्पल ले, और एक वन मोर एग्जाम्पल। अब मैं शॉर्ट में लिख दूं, मान लो A:B का जो रेशियो है वो 5:12 है। जो A है, A का बारे में कह रहा है कि इसकी जो ये इनकम, मान लो A की इनकम जो है 22% से अप है, अब मतलब इंक्रीज हो रही है, और जो B है इसकी जो इनकम है वो 20% से डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। एरो से समझ लेना, ये क्या हुआ? इंक्रीज हो रही है, क्या हो गया? डिक्रीज। अब बताओ क्या होता है इसका मतलब एक्चुअली? तो मतलब क्या होता? 500 प्लस कितना? 22%, और इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1200। अगर डिक्रीज हो तो प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस। कितना? 20। ये लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, बट कैलकुलेटर में हम डायरेक्ट क्या टाइप करते बताओ? 1200 माइनस 20%, फिर क्या कर देंगे? m प्लस, उसके बाद क्या करेंगे? 500 प्लस 22%। नहीं समझ आया? टाइप कर रहे हो? नहीं? 1200 माइनस 20%, पहला स्टेप कंप्लीट, m प्लस कर दिया, दूसरा स्टेप कंप्लीट। फिर क्या करेंगे हम? 500 इंटू 22%, उसके बाद क्या? डिवीजन, उसके बाद MRC, उसके बाद इक्वल। क्या यही वैल्यू आ रही है? 0.6354। अरे यही आई है? नहीं नहीं आई? दोबारा समझ लो, ये कमांड तो साथ में, कमांड मैं हटा दे रहा हूं कमांड को बेटा, ये मैंने नीचे यहां लिख दिया, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। ये था देखो 500 प्लस 22, और ये नीचे कितना है? 1200 माइनस 20। तो बताओ मैं क्या टाइप करूंगा डिनोमिनेटर में? सबसे पहले मेमोरी क्लियर होनी चाहिए, यहां से ध्यान रखना। तो हमने क्या टाइप करेंगे बताओ इसमें मुझे? 1200 माइनस 20%, यही नंबर आ रहा है। आप क्या कर दोगे उसके बाद? m प्लस। एक चीज और मैं बता दूं, एक कहावत सुनी होगी, नए खिलाड़ी, सुनी नहीं है? कोई फायदा नहीं सुनाने का, किसी ने नहीं सुनी। नए खिलाड़ी पूंछ में कंघा। हाँ नहीं, मैं एक चीज बता, उसमें क्या होता है जनरली आपके दिमाग में क्या था, जो पहली बार कैलकुलेटर यूज करते हैं वो कहते हैं हर एक स्टेप के बाद जनरली उनको आदत होती है इक्वल प्रेस करने की। मैं फिर से बताऊं, इसलिए कह रहा हूं कि आप कैलकुलेटर चलाना सीख लो। अब मैं बताता हूं, देखो ये हटाओ पहले। अगर आपने 1200 माइनस 20% के बाद गलती से इक्वल प्रेस कर दिया और फिर m प्लस करो, आपका रायता फैल गया, कुछ और ही आने वाला है। क्या मैंने लिखा इक्वल करना है? नहीं बोला है ना? तो जहां इक्वल नहीं बोला है वहां इक्वल आपको प्रेस करना भी नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना अपनी तरफ से। तो हम क्या कर रहे हैं इस केस में? 1200 माइनस 20%, और उसके बाद सीधा क्या कर रहे हैं? m
यहां तक हो गया। अब बताओ न्यूमरेटर में क्या है, 500 कुछ अलग प्रेस करने की नहीं, प्लस 22 यहां तक भी आ गया। अब उसके बाद बताओ कहां तक सॉल्व हो गया हमारा, यहां तक क्या प्रेस करना चाहिए अब हमें, डिवाइड। उसके बाद अब बोला है ना इसमें तो इक्वल प्रेस करने, तो आपको क्या प्रेस कर दोगे। अब बताओ ये आंसर आया या नहीं। ये जो कैलकुलेटर है ना ये बाबा, मैं इसको कैलकुलेटर बाबा बोलता हूं, ऐसा नहीं राहुल बाबा योगी बाबा इसलिए मैं नाम देता हूं। इसको कोई आपसे प्यार मोहब्बत नहीं है, आप जो प्रेस करोगे ये वही बताएगा। ये ऐसा नहीं कि चल मैं 6 महीने से यूज कर रहा हूं मैं इक्वल प्रेस करूं, जिसे समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, कोई इमोशन नहीं। एक्चुअल में बाबा ये कहेगा भैया तुमने प्लस कर दिया तो मैं क्या कर दूंगा। अब तेरे दिमाग में प्यार चल रहा है, माइनस चल रहा है या नफरत चल रही है, मुझे उससे कोई लेना देना। तू मुझे बोल रहा है प्लस तो मैं कर दूंगा प्लस, तू मुझे बोल रहा है डिवाइड तो मैं कर दूंगा डिवाइड। इसलिए मैं इसको बोलता हूं कैलकुलेटर बाबा, एक्चुअल में बाबा है। बाकी को तो बहुत सारी मोह माया है या नहीं, किसी को पीएम बनना है, किसी को सीएम बनना है, किसी को कुछ और बनना है, इसको कोई मतलब नहीं है। अभी आंसर आया है नहीं, दोबारा से करते हैं। 960 इक्वल भी प्रेस करना है ना, फिर से करो, देखो कितना था 1200 माइनस 20% एम प्लस, उसके बाद कितना 500 प्लस 22% डिवीजन एमआरसी इक्वल, ये आया 0.6354। अब वो कह रही सर आंसर तो रेशियो में आना चाहिए ना, मैं भी ये समझा रहा हूं। अब इसके जो आंसर दिए हुए होंगे यहां ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, क्या मैं उनको डिवाइड करके इससे मैच नहीं कर लूंगा। अरे गेटिंग और नॉट, मान लो यहां 3:4 दे दे। अब बताओ 3:4 क्या होता है बताओ, यहां पे मैं नल लिख देता हूं। 3 डिवाइड 4 करते कितना मिलेगा 0.7, नहीं मैच हुआ ना। मान लो यहां लिख दो 11:17, तो मैं क्या करूंगा बताओ 11 डिवाइड 17, क्या मुझे 6.635 मिला। ये तो क्या मिल रहा है 0.64, यानी ये भी आंसर। मान लो यहां लिखा होता है 22:17, 37 लिख लो, तो बताओ क्या होता 22 डिवाइड कितना 37, क्या मुझे मिला 0.63, नहीं मिला ना, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया मेरा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दिस। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा सिर्फ इसमें ये वाला नंबर, और बाकी ऑप्शन से आप सिर्फ डिवाइड करके डायरेक्टली मैच करते जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखो मैं फिर से बता दूं, आप ये नंबर ऐसे निकाल भी लोगे यार, इसको कितनी बार कट होगा पता नहीं है ना, उतना टाइम थोड़ी है आप कट कट करके देखते होगे, 5-5 सेकंड में तो आपके आंसर मैच हो जाते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे आंसर मैच करेंगे, ऊपर से लिखोगे फिर कट कट करोगे तो टाइम तो उसमें जाने वाला है, उतनी देर में तो हमें आंसर ही मिल जाने वाला है। अभी क्लियर हो गया। ये जिसने पूछा था सर रेशियो में पूछा होगा, तो मैं भी वही बता रहा हूं ना, रेशियो में आंसर तो रेशियो में दिया होगा, बट हम क्या कर ले रहे हैं उसको डेसिमल में, और डेसिमल की वैल्यू किससे मिलाएंगे मैच, रेशियो से। रेशियो से करा देंगे, जिससे मैच हुई वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ मुझे। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, चलो आज इतना करें, क्योंकि मुझे एक नेक्स्ट आज में कमांड यार 3 होगी ना, 1 2 3 कमांड होगी, एक कमांड और मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपसे पूछूंगा कमांड, फॉर्मूला कुछ नहीं पूछने वाला हूं, कमांड में पूछता ही रहूंगा अब चैप्टर 1 जब तक कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि चैप्टर 1 कंप्लीट होते होते आपके कमांड यहां होनी चाहिए। पीछे लिखने के लिए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि कई बार हम बीच में ब्रेक लेंगे, कमांड की जरूरत कम पड़ेगी। मान लो इसी रजिस्टर में आपकी लिखी हुई, तो एंड में आराम से देख तो सकते हो ना कि कमांड क्या है। और एक जगह और अगर आप चाहें जहां घर में बैठ के पढ़ते हैं, अगर घर में पहली बात बैठते हैं और पढ़ते हैं, 2 बातें उसमें भी,
तो जहां बैठते हैं और पढ़ते हैं वहां भी आप पेस्ट कर सकते हो कुछ दिन के लिए, क्योंकि जैसे आप पढ़ रहे हो कई बार ना अचानक दिमाग में नहीं आती, तो अभी 1-2 हफ्ते में दिमाग में आ जाएगी, तो अभी सामने लिखी होगी तो आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हो। डन। चलिए, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। नई आवाज आ रही है? अरे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई है बेटा, मैंने मैथ्स ही पढ़ाया है। चलिए, थैंक यू ऑल।